सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज स्टडी लवर फैमिली इसलिए बोला क्योंकि आप लोगों को पता है आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है जिसको हम लोग बोलते हैं मदर्स डे। यार अगर आप लोग अपनी पूरी लाइफ देखेंगे ना उठाकर, पहले तो जो हमारी जो माताएं होती हैं उन्होंने हमको अपने जो पेट में 9 महीने तक रखा होता है। उसके बाद में जब तक हम लोग चलने फिरने लायक नहीं हो जाते, अपनी चीज़ों को अपने आप संभालने लायक नहीं हो जाते, तब तक हमारी जो मम्मियाँ हैं वो हमको हमेशा पालती और पोसती हैं। पर लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल कोविड-19 की सिचुएशन बनी हुई है, अब ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि हम लोग अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि उनकी हर एक जो भी इच्छाएं, खासकर जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनकी हम लोग पूर्ति करें, खासकर आज के टाइम पर। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रिब्यूट आज आप लोग अपनी जो आपकी जो मदर्स हैं उनको या फादर्स को भी आप लोग यहाँ पर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स दोनों आप लोग बोल सकते हैं कि दो ऐसे पहिया होते हैं हमारी गाड़ी के, जिनके बगैर हमारी जिंदगी एक सही पैटर्न में चलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग लाइफ में हमेशा याद रखिए, चाहे किसी भी पोजीशन पर आप लोग क्यों ना पहुंच जाएं, पर लेकिन अपने जो पेरेंट्स होते हैं, जो अपने माँ बाप होते हैं, उनके लिए आप लोग बच्चे ही रहेंगे। आप लोग वैसे बड़े हो सकते हैं पर लेकिन कभी अपने माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा मुझे याद आती है जब भी मैं कोई ऐसा डे डिस्कस करता हूँ, देखिए हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना यार, वो हमारे सबसे पहले टीचर होते हैं। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को पता होगा कि जो गुरु का दर्जा है वो काफ़ी ऊपर रखा गया है, यानी कि सबसे ऊपर गुरु रखा गया है, और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे पहले गुरु भी होते हैं। तो इसलिए इस दुनिया में जो सबसे ऊंचा दर्जा है ना, इवन भगवान से, भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी आप लोग बोलिए, उससे भी अगर ऊंचा दर्जा किसी का है तो वो होता है हमारे पेरेंट्स का। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं अपने इन भगवान जो भी, अगर देखिए ये कहते हैं ना कि यार किसी ने ना कि भगवान कहाँ मिलते हैं, यार आपके घर में ही भगवान है। अगर आप लोग उनको अच्छे से देखिए, समझिए, और उन्होंने जिस तरीके से आप लोगों को पाला पोसा है और उनकी वजह से आप लोगों का एग्जिस्टेंस है, तो ये चीज़ आप लोग भी आज की डेट में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है, और खासकर जैसे मैंने अभी बताया कोविड-19 के चलते ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो सबसे पहले तो आज सबको अपनी मदर से बात करनी है और उनको हैप्पी मदर्स डे बोलना है, ठीक है? यस या फिर नो, कौन कौन बात करेगा? वो कुछ ऐसा कोई मोमेंट अगर उनको लगता है जो शेयर करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, ओके? और हाँ, एक और छोटी सी बात, आप लोगों को थोड़ी आवाज़ जो है हो सकता है थोड़ी डिफरेंट आ रही हो, तो मैं थोड़ा सा बाहर आया हुआ था तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ा सा 1-2 दिन का हो सकता है आप लोगों को, इसके बाद में फिर हम लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। आज का संडे है और संडे को फंडे के साथ में थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे। आप लोगों को एंजॉय करना है पूरा लेक्चर बिल्कुल इस तरीके से, ताकि जो चीज़ें हैं एक बार एकदम तो नहीं कहते माइंड में छप जाए आप लोगों के। कुछ तो आप लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस के पॉइंट देखने को मिलेंगे जो कि आज की डेट में खासकर बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसी सिचुएशन बनी हुई है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो पूरा न्यूज़पेपर हम लोग देखेंगे ओवरव्यू पर, लेकिन आज एडिटोरियल नहीं होते हैं, तो इसलिए आज न्यूज़ ही रहेगी बस ओनली, ठीक है? क्योंकि संडे में कोई भी एडिटोरियल नहीं आता है, ओके? तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो है सुप्रीम कोर्ट की साइड से। सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री में एपेक्स कोर्ट है, यानी कि सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा कोर्ट है। इसके नीचे सारे कोर्ट आते हैं। तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ पर यह बात है कि उन्होंने अभी बोला है कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो उनके पास में जा रहा है वो सही तरीके से नहीं जा रहा है, तो उसके लिए इन्होंने खुद से एक टास्क फोर्स बनाई है जो कि ऑक्सीजन एलोकेशन कैसे किया जा रहा है, यानी कि किस एरिया में कितना एलोकेशन जा रहा है ऑक्सीजन का, उसको ध्यान में रखा जा सके। आप लोगों ने सुना होगा डेली जो दिल्ली से जो न्यूज़ आती है उसमें ये रहता है कि उनको उनकी ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रही है। डेली आप लोगों को ऐसी न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते अभी यहाँ पर ये फायदा रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देखेगा और अगर कुछ भी चीज़ें होंगी तो उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। तो 12 जो मेंबर हैं तो उनका एक टास्क फोर्स बनाया गया है जो कि ये देखेगा कि इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट मैनर में सबको ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक साइंटिफिक, रेशनल और एक इक्विटेबल बेसिस पर यहाँ पर ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। जो स्टेट और सेंटर है और जो यूनियन टेरिटरी है उनको सबको प्रॉपर वे में ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। इसी के चलते सेंटर, जो आप लोगों ने देखा होगा कई बार ये चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रिसोर्स है जो हमारी कंट्री में भरपूर मात्रा में है, पर लेकिन फिर भी हम लोग सबको नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो इसी के चलते जो बेंच है डीवाई चंद्रचूड़ जी की, उनके द्वारा यहाँ पर एक 24 पेज का ऑर्डर पास किया गया है जो कि यहाँ पर चीज़ों को ध्यान में रखकर देखेगा। जो डॉक्टर देवी प्रसाद सेट्टी हैं वो यहाँ पर इसके चेयर बनाए गए हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो याद रखेगा। और देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टाइम टू टाइम हम लोग को डिसीजन लेना होता है। ये ऐसा नहीं है कि पहले से इसका पूरा प्लान बना रहेगा। हो सकता है किसी हॉस्पिटल में कुछ दिक्कत पड़ रही है, दूसरे में कुछ दिक्कत पड़ रही है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि एक जूता सबके पैर में फिट करना है, वो वाली चीज़ें यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं होगी।
होगी, अलग अलग जूता देना पड़ेगा, सबके पैर का साइज अलग अलग है, क्योंकि सब राज्य में एरिया अलग है, सब राज्य में पॉपुलेशन अलग है, सब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की डिमांड अलग है, सब रिक्वायरमेंट सप्लाई अलग है। तो इसलिए सबके लिए एक इस तरीके से पैटर्न बनाना पड़ेगा कि जहां जहां जितनी चीजें चाहिए उतनी उनको सप्लाई कर सकें, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज सेट जो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा ये सेटअप की गई थी टास्क फोर्स ऑक्सीजन के एलोकेशन के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 12 मेंबर की यहां पर ये बेसिकली बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने देखिए आज की डेट में ना खासकर जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनकी काफी ज्यादा जरूरत है। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक स्टोरी शेयर की गई है, एक रिटायर्ड नर्स जो कि एक गवर्नमेंट मेडिकल जो कॉलेज है उसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर तिरुवनंतपुरम यानी कि केरला के अंदर, वो रिसेंटली अभी उनके जो हस्बैंड है कोविड-19 की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है और उनका एक बेटा है अकेला लोता, वो भी कोविड-19 की वजह से उनको अलग कर दिया गया है। तो परिवार में कोई भी एक दूसरे का ध्यान रखने वाला आज की डेट में नहीं है, तो उसके चलते बहुत सारी फैमिली आज की डेट में ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कैसे हो सकती है, एक तो देखिए कुछ गवर्नमेंट इनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराए, पर लेकिन गवर्नमेंट एक मॉनेटरी सपोर्ट दे सकती है। इमोशनली जो चीजें हो रही हैं आज की डेट में उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो काफी सारे लोग जो है वो अपने नियर और डियर वन जो है वो उनको लूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत निकल कर आ रही है। तो इसी के चलते अभी यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि ये कई एक आप लोगों ने देखा होगा, एक ऑफिसर थी, उनका हस्बैंड की डेथ हो गई, ससुर की डेथ हो गई, घर में सबकी डेथ हो गई, अकेली बच गई है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस टाइम पर जो मेंटल लेवल है इंसान का, जो एक मेंटल बैलेंस होता है वो काफी लार्ज स्केल पर बिगड़ रहा है। तो इस टाइम पर जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, वो खासकर एक लाइफ लाइन की तरीके से पेशेंट के लिए हो गए हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी कैसी हो गई है। सोचिए कि इंसान घर में अकेला रह गया है, अब उसकी जिंदगी कैसे चलेगी। तो इसी के चलते जो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड जो न्यूरो साइंस है वो यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके जो अंदर जो भी साइकेट्रिस्ट हैं वो इस लेवल पर काम कर रहे हैं। और यार यहाँ पर ना आप लोगों का भी काफी बड़ा रोल आ जाता है। अगर कोई भी आसपास में ऐसा पर्सन आप लोगों को लगता है उसकी हेल्प जरूर कीजिए, खासकर इस टाइम पर उसको एक थोड़ा सा भी इमोशनल सपोर्ट अगर आप लोगों की साइड से मिल जाएगा तो ये उसके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आप लोग समझोगे। और ये आगे बात की जा रही है डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है यहाँ पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी कंट्री में मिसाइल और वो सब बनाने का काम करती है। तो उस सबसे हटकर अब डीआरडीओ जो है वो दवाई के ऊपर भी काम कर रही है। इनके द्वारा यहाँ पर एक बेसिकली जो हमारी कंट्री में कोविड-19 से रिलेटेड कुछ ऐसा पैटर्न बनाया गया है जिसमें ऐसे देखा आपने लोग ग्लूकोज पिया होगा, ठीक है। तो उसी तरीके का एक ऐसे यहाँ पर जो ग्लूकोज का एनालॉग जो बेसिकली तैयार किया गया है, ये ऐसा है कि ये बेसिकली एक पाउच में होगा जो सैसे होते हैं और उसको मिलाकर पिलाया जाएगा पर्टिकुलर पर्सन को जिसको भी प्रॉब्लम होगी। तो जो भी इन्फेक्टेड सेल होगी ये उनको ग्रोथ करने से रोकेगा। तो ये नॉर्मली इंजेक्शन आप लोगों ने देखा, पर ये डिफरेंट तरीके की चीज निकल कर आई, जो कि एक अच्छा तरीका बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार इंजेक्शन भी काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अभी हमारी कंट्री में जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा परमिशन ग्रांट कर दी गई है इमरजेंसी यूज के लिए इसको, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि डूबते को तिनके का सहारा काफी है। तो अभी सिचुएशन ऐसी बनी है कि जिसको भी ये तिनका मिल जाए उसके लिए काफी बड़ी एक सहूलियत का रीजन यहाँ पर रहेगा। मिलकर काम यहाँ पर कौन कौन कर रहे हैं तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो डीआरडीओ इनके डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस है, ये काम कर रहा है किसके साथ में मिलकर, ये काम कर रहा है यहाँ पर जो डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज हैं। ये डॉक्टर रेड्डी वही है जो स्पुतनिक 5 का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा उसके साथ में मिलकर काम कर रही है, ठीक है। तो यूज है यहाँ पर जो यहाँ पर बात की जा रही है जो डी ग्लूकोज है यहाँ पर कोविड-19 पेशेंट्स के लिए यहाँ पर दिया जाएगा, तो ये फायदा पहुंचाएगा। और हमारी कंट्री में जो कल केसेस निकल कर आए तो ये 376 केसेस हैं, ठीक। तो 3,76,000 केसेस हैं और लगभग यहाँ पर लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 3,600 जो 61 लोगों की जान चली गई। 2,22,00,000 से भी ज्यादा केस हमारी कंट्री में है। 2,22,68,324 केस आज के डेट में हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं। तो कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा ग्रेव है। जहां से भी जो भी सोल्यूशन मिल सकता है वो इंप्लीमेंट किया जाए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहूलियत जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं बाहर हूँ तो बार बार थोड़ी कुछ आवाज़ भी आ सकती है बाहर से, क्योंकि मेरा रूम तो मैंने उस तरीके से बना रखा है, दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। पर लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को ये दिक्कत हो जाती है कभी कभी, ठीक है। और कुछ इमरजेंसी की वजह से ही सिचुएशन ऐसी बनती है, वरना नॉर्मल तो आप लोगों को पता ही है। आगे बात करें यहाँ पर देखिए, एक तो नॉर्मल तरीके से सिचुएशन खराब हो रखी है, एक ऐसी कंडीशन बन जाती है। अभी यहाँ पर जो कंडीशन निकल कर आई वो आई आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में अभी एक जो लाइमस्टोन, जहां से लाइमस्टोन निकाला जाता है, बेसिकली खुदाई वगैरह की जाती है, तो वहां पर एक बम ब्लास्ट हुआ। तो इस जो ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट में कई सारे लोगों की जान चली गई, लगभग 12 के करीब, वो 10 के करीब लोगों की। देखिए एक साइड में तो सिचुएशन आप लोग समझ ही रहे हैं क्या है, और एक साइड में ये। तो आंध्र प्रदेश हमारी कंट्री में
राज्य है यहाँ पर साउथ इंडिया में जो कि तेलंगाना से अलग किया गया था 2014 में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश हो गया यहाँ पर। तो आंध्र प्रदेश जो है याद रखेगा, अगर आप लोग देखें यहाँ पर आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ में बाउंड्री टच करता है, ये याद रखना, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, पर लेकिन तेलंगाना उड़ीसा के साथ में बाउंड्री टच नहीं करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर बने, ये कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो आंध्र प्रदेश को कौन टच कर रहा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और इसी के साथ में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो ये है यहाँ पर। अगर बात करूं, मैंने अभी आप लोगों को बोला यहाँ पर ये लाइमस्टोन के बारे में। तो लाइमस्टोन जो होता है एक तरीका फॉर्म होता है जिसमें जो कई सारी जो चीजें मिली होती हैं, अगर बोला जाए नॉर्मली तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसका आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कई बार, जिसको CaCO3 के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो मेन तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो ये जो इसी के अंदर जो अभी बात की गई यहाँ पर, इससे रिलेटेड जो पर्टिकुलर यहाँ पर गांव था, वहां पर जो आसपास वाले एरिया में जो खुदाई हो रही थी, तो वहां पर ये ब्लास्ट हुआ, ठीक है। तो 2 दर्जन के करीब वर्कर थे, 10 की जान चली गई, कुछ की अभी बॉडी भी रिकवर नहीं की गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज यार आप लोग बोल सकते हैं। जितनी भी सारी जेल आज के डेट में हमारी कंट्री में भरी हुई है, उन जेलों को यहाँ पर डीकंजेस्ट करने की बात की जा रही है, यानी कि जो भी प्रिजनर हैं उनको बोला गया कि उनको जल्दी से जल्दी वहां से निकाला जाए। जो भी यहाँ पर 7 साल से जो बोला जा रहा है कि जो एक तरीके से केसेस जो कि इन्वॉल्व है पनिशमेंट ऑफ लेस देन या फिर अप टू द 7 ईयर, यानी कि तो 7 साल से नीचे के हैं जिनको पनिशमेंट मिला हुआ है, या फिर 7 साल से 7 साल तक का है, ठीक है। तो उनको यहाँ पर बोला गया है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बेसिस पर, क्योंकि हो सकता है कि कोविड-19 फैले और उनकी जान चली जाए। तो इसी के चलते ये डिसीजन यहाँ पर निकाल के अभी लाया गया है। तो हमारी कंट्री में ये बेंच किसके द्वारा हेड की गई? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वो है यहाँ पर जस्टिस रमन्ना, ठीक है। तो उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर ये बेंच बनाएगी। तो उनके द्वारा यहाँ पर सारी जो भी नीचे की कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट हो गया, नीचे लेवल पर जो भी कोर्ट है, उनको यहाँ पर कैसे टैकल करके चलना है, ठीक है। तो उनको कैसे डीकंजेस्ट करना है, तो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है ताकि और ज्यादा लोगों की जान न जाए। तो जो स्टेट है, जो यूनियन टेरिटरी है, उनको सबको यहाँ पर ये अभी बोला गया कि लिमिटेड अरेस्ट करना है। पुलिस को भी ये बोला गया कि लिमिटेड अरेस्ट करिए, फालतू में ये नहीं कि किसी को भी अरेस्ट कर लिया जा रहा है। तो ये भी एक सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन बोल सकते हैं, खासकर क्राइसिस के टाइम पर। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है? यहाँ पर आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि ये क्रिमिनल जो निकलकर यहाँ पर आ रहे हैं सोसाइटी में, हो सकता है कि और ज्यादा बुरी कंडीशन देखने को मिल जाए, पर लेकिन फिलहाल जो है वो बाद की बात है। फिलहाल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बेस पर यहाँ पर चीजें ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? तो इसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। बाकी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा बोला जा रहा है कि 5 से 6 दिन की ही दवाइयां बची हुई हैं, तो सेंटर से गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दवाइयां हैं वो सप्लाई करें यहाँ पर। अभी जहां पर भी अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिलेगा, लॉकडाउन की बात की जा रही है ऑल ओवर कंट्री के अंदर में। तो जहां जहां से भी लॉकडाउन की बात आ रही है, तो कुछ लोग तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पर लेकिन कुछ लोग अपोज भी कर रहे हैं। अपोज करने वाले वो लोग हैं जिनको रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है, जैसे तैसे घर चल रहा है, दुकानें बंद हो गई, सारे उनके जो डे बाय डे कमाते थे खाते थे उसी से दिक्कत चल रही थी। और बाकी वो लोग हैं जिनको लग रहा है कि चीजें सही चल रही हैं, कुछ तरीके से घर पर चीजें ठीक है, थोड़ी बहुत सेविंग है, तो लॉकडाउन लगा देना चाहिए, एक ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। मान लीजिए लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन लगाने के बाद भी क्या हम लोग दवाई प्रोवाइड करा रहे हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पा रहे हैं, डॉक्टर हैं, सिलेंडर हैं ऑक्सीजन के, तो वो चीजें अगर भरपूर कर पा रहे हैं तो लॉकडाउन का फायदा तभी ब्रेक होगा। पता चला लॉकडाउन लगा दिया और फिर से वहीं पे आकर खड़े हो गए जहां से चले थे, जैसे कि फर्स्ट वेव के बाद में कंडीशन बनी, तो इससे पहले कि थर्ड वेव में हम लोग कूदें, ये सारी चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में बात की जा रही है। बाकी यहाँ पर दिल्ली के अंदर बोला जा रहा है 17,000 केस आए और 332 के करीब लोगों की जान चलेगी। ऑक्सीजन लंगर, जैसे आप लोगों ने सुना गुरुद्वारे के अंदर नॉर्मल लंगर हम लोग खाते हैं, ऐसे ही ऑक्सीजन लंगर भी लगाया जा रहा है। तो ये काफी एक अप्रिशिएट करने वाला मूव है। हर एक इंसान जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे तैसे जिस भी इंसान की जान बचाए, तो काफी अच्छी बात होगी यहाँ पर, जो भी हेल्प कर सकता है। देखिए ये सारी चीजें अगर आप लोग करेंगे ना लाइफ में, तो जो एथिक्स का पेपर होता है ना यूपीएससी के अंदर, वहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, अगर ये नेचर आप लोग के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम है, अगर उस पोस्ट पर आप लोग जा रहे हैं, तो आप लोग के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो पोस्ट ही इसीलिए बनाई गई है वहां पर वो, ठीक है। तो वो सारी चीजें काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी अभी बात की जाए यहाँ पर जो एनसीआर वाले रीजन में काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, लोगों की जान चाह रही है, तो जलाने के लिए जगह नहीं थी, तो अनयूज जो एरिया था जो कि अब तक यूज नहीं किया जा रहा था जलाने के लिए, उसको रिवाइव किया जा रहा है ताकि स्पेस बना रहे, अगर लोगों की जान जा रही है तो वहां पर उसको बेसिकली जलाया जा सके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज निकल कर आ रही है, यह ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह के होर्डिंग के बारे में। आज की डेट में काफी सारे ऐसे होर्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि एक तरीके से मार्केट में चीजें कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, सॉरी, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटर के बारे में आप लोगों से मैंने बात भी की थी कि अभी फिलहाल इसके ऊपर जीएसटी जो है वो 28% लग रहा था, तो इसको घटाकर इसको 12% पर लेकर आए। पर लेकिन ये बोला जा रहा है कि जब यहाँ पर हमारी कंट्री में इतनी कमी है, तो इसको क्यों ना आप लोग और थोड़ा नीचे लेकर आए, इसको 28% से 12 और 12% से इसको 0 कर दीजिए, खासकर जब तक कोविड-19 की सिचुएशन बनी हुई है। तो अभी ये देखने को मिल रहा है
कि जैसे कि आप लोगों ने देखा ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है 1-1 लाख के बेचे जा रहे हैं, कई सारी दवाइयां जो है वो 70-70 हज़ार की बेची जा रही हैं, जबकि नॉर्मल तरीके से वो दवाइयां मिलती है 300, 400, 500, 600 की, 70 हज़ार की बेची जा रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटर है यहाँ पर ये अभी हमारी कंट्री में जो आ रहे हैं, नॉर्मली इनकी जो रेंज बोली गई थी ये 22,000 से 40-45 हज़ार तक बोली गई थी, पर लेकिन अभी यहाँ पर ये बेसिकली 50,000, 70 हज़ार तक बेचे जा रहे हैं। रीजन क्या है, मार्केट में अवेलेबल तो है, पर लेकिन कई जगह क्या हो रहा है, इनको छिपा कर रख ले रहे हैं ताकि जब कमी पड़े तब वो निकाल कर लेकर आए, उन्हीं की दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाना। तो ये हरकतें यहां पर सामने निकल कर आ रही है। ओके, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं आप लोग, पहले से ही चीजों को अरेंज कर लीजिएगा अगर कोई ऐसी दिक्कत देखने को मिल रही है, घर में कोई बीमार इंसान है, ताकि टाइम पर कोई प्रॉब्लम देखने को न मिले। ये जो न्यूज़ है इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक थोड़ी लंबी न्यूज़ है और इंपॉर्टेंट भी न्यूज़ है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, तो वहां पर आप लोग इसको यूज भी कर सकते हैं। पहले आप लोग एक लोकेशन देखिए, अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर है, हम लोग बात करें यूरोपियन यूनियन के बारे में, तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो बात क्या क्या की जा रही है, देखिए यूरोपियन यूनियन एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें 27 मेंबर हैं आज की डेट में। पहले इसमें 28 मेंबर हुआ करते थे, पर लेकिन -1 हो गया। कौन, ये चला गया यूके बाहर निकल के, तो उसके चलते -1 हो गया। तो फिलहाल अभी यहाँ पर 27 मेंबर हैं। तो इंडिया जो है अगर यूरोपियन यूनियन के साथ में कोई अच्छे संबंध बना लेता है, तो इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर 27 मेंबर, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, तो 27 मेंबर के साथ में डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। तो दोनों की फिर से बात स्टार्ट होगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें एक दूसरे कंट्री पर जो टैरिफ होते हैं उनको जीरो करना होता है आराम से, ताकि टैरिफ न लगाया जा सके और सामान आराम से या गुड्स और सर्विस आराम से लाई और ले जाया जा सके। तो इस पर तो अभी बात कर रहे हैं। बाकी इनके द्वारा एक कनेक्टिविटी रोड मैप की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को पता होगा चाइना का जो आज के दिन में 1 रोड 1 बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो गया है कि सिचुएशन जो है एक तरीके से हम लोग कोई ऑल्टरनेटिव निकाल कर लेकर आए, क्योंकि चाइना उसमें काफ़ी मनमानी कर रहा है। तो कई सारे मुद्दों पर बात की गई, तो एक एक कर मैं आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करता हूं। 2013 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के द्वारा बायलैटरल ट्रेड जो बेसिकली और इन्वेस्टमेंट जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पर एक तरीके से अभी कई सारे इस पे बातें चल रही हैं। हालांकि अगर आप लोग देखा जाए ये होता क्या है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो इंडिया क्या कर रहा है अभी यहाँ पर, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको सस्पेंड कर रहा है अभी फिलहाल। रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि अगर इसके तहत कोई कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मान लीजिए यूरोपियन यूनियन से कोई कंट्री हमारी कंट्री में कोई कंपनी आई, ठीक है, उसने आकर यहाँ पर अपना सामान वगैरह बेचा, उसके ऊपर उसने कोई गलती की और इंडिया ने उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी। तो दो कंट्री के बीच में अगर यहाँ पर जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अगर होती है तो वो इंटरनेशनल लेवल पर कोर्ट के अंदर जा सकती है उसको लेकर केस को, कि इंडिया ने हमारे साथ में ऐसा कुछ किया है। तो इसलिए इंडिया जो है ये सारी चीजों को थोड़ा लेकर अच्छे से चल रहा है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसे जाकर टांग न खींचे। बात करें तो कहां पर बात की गई, सबसे पहले इनके द्वारा कोविड-19 को कैसे टैकल करना है उसके ऊपर बात की गई। दूसरा, कैसे कोऑपरेट करना है दवाइयां बनाने में, कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाने में बात करनी है। इसी के साथ में डिजिटल जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, जैसे कि रेल वगैरह बनाना। तो यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर 150 मिलियन ये अभी हमारी कंट्री में जो डॉलर है वो भी प्रोवाइड कराए हैं, ताकि पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट चल रहा है उसको अच्छे से लेकर हम लोग चल सकें। पर लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर हमारी सहमति होने के बाद भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर यहां सहमति हम लोग नहीं बना पाए। वो मुद्दा क्या है, वो है आज के डेट में हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर कोई दवाई मार्केट में आ रही है तो उस पर पेटेंट न लगे, यानी कि जो पेटेंट लगाया जाता है, कोई मान लीजिए दवाई जो है वो 50 रुपए की बेची जा सकती है अगर पेटेंट हटा दे, पर लेकिन वो बेची जा रही है कई बार 5-5 हज़ार रुपए की या फिर 500 रुपए की, जो कि एक अफोर्डेबल नहीं होती है। तो कोविड-19 से रिलेटेड जो दवाई है उन पर पेटेंट न लगे, इसी के ऊपर यूएसए ने अभी हमारा सपोर्ट भी किया था। तो उसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री जो है वो मिलकर बात कर रही है जो यूरोपियन यूनियन के साथ में। यूरोपियन यूनियन ये बोल रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 50% जो दवाइयां हैं वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो 50% जो दवाइयां हैं, ये दवाइयां हम लोग जो प्रोवाइड करा रहे हैं ये इसीलिए पॉसिबल हो पा रही है क्योंकि हम लोग आज के डेट में एक तरीके से फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड आपको लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके चलते सिचुएशन ये है कि हम लोग को इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो प्रोग्राम है वो वर्ल्ड वाइड चलाया जाता है, और इंडिया और साउथ अफ्रीका दो ऐसी कंट्री है जिनके द्वारा ये प्रपोजल लाया गया था सामने WTO के अंदर, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि यार देखो ये काफी बुरी कंडीशन बन जाती है, तो कम से कम आज की डेट में ये सिचुएशन होनी चाहिए ताकि हम जो है जो WTO के मेंबर हैं वो यहाँ पर इस चीज को आगे लेकर आ सकें कि हाँ दो पेटेंट है वो नहीं होना चाहिए कोविड-19 के लिए, वरना बहुत महंगी दवाई हो जाएगी, बहुत सारे लोग नहीं खरीद पाएंगे। अफ्रीका में कई सारी कंट्री ऐसी हैं जहां पर क्ले की रोटी बनाई जाती है, जैसे मुल्तानी मिट्टी है ना, उसकी रोटी बनाकर खाई जाती है। तो वो इतनी दवाइयां जो है क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी।
तो खासकर ऐसी महामारी के टाइम पर पैसे से ज्यादा जो है जान की कीमत हम लोग को रखनी चाहिए। पर लेकिन यूरोपियन यूनियन नहीं माना है। आप लोग ये समझिए यूएसए ने हमारा सपोर्ट कर दिया, अगर यूरोपियन यूनियन मान जाता तो इनडायरेक्ट वे में 27 मेंबर हमारे साथ में आ जाएंगे, तो उसी को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। तो इंडिया जो है वो यहाँ पर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो यूरोपियन यूनियन से आते हैं, जैसे कि वाइन यानी कि शराब वगैरह हो गई, डेयरी प्रोडक्ट हो गए या ऑटोमेटिव पार्ट हो गए, इन पे हम लोग कई बार टैरिफ लगाते हैं ताकि हमारी कंट्री में जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर इंपैक्ट न पड़ सके। तो उसको लेकर भी ये बात कर रहे हैं कि आप लोग जो है इस तरीके से उनके ऊपर इस तरीके से आप लोग टैरिफ वगैरह मत लगाइए, उसको कम कीजिए। और इंडिया के जो प्रोफेशनल हैं उनको वीजा प्रॉपर वे में कई बार नहीं मिलता है, रेजिडेंस जो वीजा है यूरोप के अंदर, तो उसके ऊपर भी बात की गई। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। बाकी चाइना को टैकल करने की बात की जा रही है, चाइना को कैसे टैकल करना है रोड इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है। अभी रिसेंटली यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट है चाइना का यूरोपियन यूनियन के साथ में, वो अभी ट्रबल में चल रहा है, क्योंकि चाइना को सब टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना की हरकतों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये चीजें हैं और इसके बारे में बात की जा रही है। स्क्रैप किया गया, कभी काफी सारी हटाई गई भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो ट्रीटी है, तो उसकी वजह से ये न्यूज में था। तो 2015 में ये चीजें सामने निकल कर आई। तो एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग इसके बारे में जरूर रखिएगा, ओके। बाकी अगर लॉकडाउन के बारे में बात करें तो अलग अलग एरिया में यार लॉकडाउन की बात चली रही है। जैसे कि अभी यहाँ पर कर्नाटक और केरला के अंदर ही बात की जा रही है, केसेस जो है काफ़ी लार्ज स्केल पर सामने आ रहे हैं, तो ये बेसिकली स्टेप उठाना ही पड़ रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। और वीक आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट वोलेशन कंटिन्यू है। यहाँ पर एक बच्चा है वेस्ट बंगाल का, बहुत लंबा मेल लिखा गया कि सर आज की डेट में आज तक ऐसा वेस्ट बंगाल में नॉर्मली देखने को मिला, पर प्रेजेंट टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जब से उसके द्वारा ये चीज़ें स्टार्ट की गई है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा है। यार देखो, आप लोग किसी गवर्नमेंट को अच्छा मानो या बुरा मानो, वो आप लोग की पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है। कभी भी ये चीज़ें आप लोग जो है एग्जाम में मत झलकने देना, ठीक है। एग्जाम में आप लोगों को न्यूट्रल रहना है, एक ऑफिसर की तरीके से आप लोगों को सोचना है, क्योंकि गवर्नमेंट आती जाती रहेंगी 4-5 साल में, ठीक है, पर लेकिन आप लोग वहीं पर ही रहने वाले हो, तो इसलिए एक ऑफिसर की तरीके से आप लोग को सोचना पड़ेगा। बाकी जो भी चीज़ें वो आप लोग जानती हैं, उसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है कि इलेक्शन के टाइम पर यार ये चीज़ें देश में देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी गलत चीज़ें हैं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, चाहे किसी का भी आप लोग नाम ले लीजिए, कोई दूध की धुली नहीं है आज की डेट में। हर एक पॉलिटिकल पार्टी शाम दाम दम भेड़ लगाती है अपने इलेक्शन जीतने के लिए। अब हम लोग कितने समझदार हैं उनको देखने के लिए, वो हम लोग को समझना पड़ेगा, ओके। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हैं। आइए आगे चलते हैं। एक काफ़ी बड़ी और प्रॉब्लम है, अभी हम लोगों ने एक दिन बात की थी कि कोविड-19 के चलते कुछ ऐसे सेक्शन है सोसाइटी के अंदर जिनके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। एक सेक्शन हम लोगों ने बात की थी कि जो भी प्रोस्टिट्यूट है, यानी कि जो अपना देह व्यापार करके अपना घर चलाती हैं, रोजी रोटी चलाती हैं, उनको अभी फिलहाल काम नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो भूखी मर रही हैं, ठीक है। इसी के साथ में एक और एरिया है, अगर आप लोग कोविड-19 के इंपैक्ट में ऐड करना चाहते हैं, जिसके बारे में कम ही लोग बात करते हैं, ये है वो बच्चे जो कि ऑर्फन है, अनाथ है आज के डेट में, जिनको कोई काउंट ही नहीं करता है, उनके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है, ठीक है, उसने अभी यूनिसेफ के साथ में यहाँ पर अभी बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन किया है, ताकि जो बच्चे हैं, ऐसे जो अनाथ बच्चे हैं जो काफी लार्ज स्केल पर ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं, उनको कैसे लेकर चलना है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं एस रविंद्र भाट, इनके द्वारा यहाँ पर अभी ये बात की गई कि किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है, और यही चेयरपर्सन भी है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के चेयरपर्सन कौन है, तो रविंद्र जी हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर बात की जाए जो वनरेबल है आज के डेट में, जो चिल्ड्रन, और बोला जाए कि मोन वनरेबल, आज के डेट में इतने ज्यादा कोई वनरेबल नहीं रहे, जिसकी वजह से सिचुएशन देखने को मिली कोविड-19 के। देखिए, जिनके घर में माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को अच्छे से रखने की कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर उनके बारे में आप लोग सोचिए एक मिनट के लिए, जो कि अनाथ बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो उनके बारे में सोचने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो रियलिटी में प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं है कि हवा में बातें की जा रही है, जिसका सोल्यूशन निकालना काफी ज्यादा जरूरी भी है, और खासकर प्रेजेंट टाइम पर इसके ऊपर फोकस देकर भी चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। एक और सेक्शन है, नॉर्मली हम लोग मॉर्निंग में सुबह सुबह उठकर चाय की चुस्की लेते हैं, पर लेकिन क्या पता है कि इस टाइम पर जो वर्कर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि जो टी वर्कर्स हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज कराई जाए, और काम चल भी रहा है वैक्सीनेशन के लिए, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आते हैं, आसाम वाले एरिया की आप लोग बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर दिक्कत हो गई तो लोगों को मॉर्निंग की चाय मिलना बंद हो जाएगी। कितने ऐसे हैं जिनका चाय के बिना काम नहीं चलता है, मॉर्निंग में चाय के बिना आँख नहीं खुलती है। तो बताइए जरा। देखिए, कभी भी आप लोग दो बातें ध्यान रखिए। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली ये बातें, हालांकि आप लोगों को कई बार पहले बता चुका हूँ, आप लोगों ने सुनी भी होगी। तो ये वो चीज़ें हैं कि हमेशा कोई आप लोग कुछ चीज़ें देता है ना, आप लोग अगर कुछ चीज़ें आज के में चाय पी रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि चाय पीते टाइम एक उस वर्कर को आप लोग धन्यवाद कीजिए जिसकी वजह से ये चाय पी रहे हैं। खाना खाते टाइम उस किसान को आप लोग थैंक्स कीजिए जिसकी वजह से आप लोग ये खाना खा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग जो आज के में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो हर एक टाइम अगर हम लोग थैंक्स देना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि हाँ यार, ये जिंदगी हमारी चल रही है, इन चीज़ों की वजह से चल रही है। तो हम लोग के अंदर कभी घमंड नहीं आएगा, हम लोग सही डायरेक्शन में अपना काम करते रहेंगे। तो ये जरूरी है, हमारा स्वभाव है उसको विनम्र रखने के लिए, ठीक है।
तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछूं मैं कि यार लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, तो उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? नेशनल लेवल पर लॉकडाउन की जब बात की जाती है यहाँ पर, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकवर करने की बात की जा रही है। कोई बोला कि लॉकडाउन लगा दीजिए। अभी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो सस्पेंड कर दिया गया। तो कई जगह आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आप लोग इससे कितने सहमत हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, क्योंकि आपकी जो राय है वो भी मैटर करती है, खासकर अगर आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और कल को अगर इंटरव्यू वगैरह भी आप लोग देना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सोचनी चाहिए, थोड़ी बहुत इनके बारे में समझनी चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाती है चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें समझ पाओगे तभी आप लोग चीज़ों को ढंग से प्रेजेंट कर पाओगे। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ आने जा रही है वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हालांकि अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा FCRA, सर्च कर लीजिएगा FCRA बाय वीर, डिटेल में लेक्चर बना रखा है। इसकी एक एक माइन्यूट से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करा रखी है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। बोलते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये जो एक्ट था हमारी कंट्री में 2010 में लाया गया था। इस एक्ट का पर्पज क्या था? पर्पज ये था कि बाहर से अगर हमारी कंट्री में कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन फिर से सुनिए, बाहर से हमारी कंट्री में कोई अगर जो सपोर्ट करने की कोशिश करता है कोई भी फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी कंट्री में काम कर रही थी। पर लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी कंट्री में बैन कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा। बोला गया ये जो पैसा इनके द्वारा दिया जा रहा है वो पैसा जो है वो गलत डायरेक्शन में यूज किया जा रहा है, जिसके चलते हमारी कंट्री में कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर लेकिन अभी ये बोला जा रहा है कि अगर ये जो एनजीओ है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, अगर पैसा प्रॉपर वे में लोगों तक नहीं पहुंचाया गया तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। तो हम लोग को जो कोविड-19 के चलते कम से कम अलाउ कर देना चाहिए ये जो पैसा बाहर से आ रहा था, उसके बारे में बात की जा रही है। अरे क्वेश्चन तो भूल ही गया, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पर बात की जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिफॉर्म की बात की जाती है, कौन सी कमेटी उससे रिलेटेड है। अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आंसर सही क्या होगा? पहला बोला गया यहाँ पर यह है तनख्वाह कमेटी, दूसरा बोला गया यहाँ पर यह इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, तीसरा बोला गया है दिनेश गोस्वामी कमेटी, चौथा बोला गया है नरसिम्हन कमेटी। तो कौन सी कमेटी है? A, B, C या फिर D, इसका आंसर दीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये FCRA के बारे में लेक्चर जरूर देख लेना सर्च कर। अगर डाउट नहीं है तो फिर मत देखना, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डाउट हो तो ही आप लोगों को चीजें देखनी है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है ये बेसिकली चाइना की साइड से चीजें देखने को मिल रही है। चाइना की साइड से समझ में नहीं आ रहा है कि है सिम्पैथी दिखा रहे हैं, फिर हम लोगों को किस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चाइना में कई बार हम लोगों को देखा, चाइना हमारी हेल्प नहीं करता है, उल्टी सीधी हरकतें ज्यादा देखने को मिलती है। इंपोर्ट हम लोग ज्यादा कर रहे हैं चाइना से चीजें आज के डेट में भी, जबकि चाइना कुछ भी हेल्प प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, ऑर्डर ही दे रहे हैं तो ही चीजें हमारे पास में आ रही है। बड़ा ही घटिया एक पड़ोसी मिल गया यार, ऐसे नहीं कि हरामी टाइप का कोई पड़ोसी मिल जाता है 24 घंटे उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, तो वो बिल्कुल चाइना पे इंप्लीमेंट कर आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं आज की डेट में। आगे चलते हैं यहाँ पर, ये जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये अभी दवाई को लेकर कई सारे एरिया में हेजिटेंसी देखने को मिल रही है, यानी कि लोग जो है दवाई को लेकर डर भी रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे निकल कर आ जाते हैं, पर लेकिन उसके चलते यार इक्का दुक्का चीजों को देखकर पूरे देश में अगर ऐसी चीजें होगी तो दिक्कत पड़ जाएगी, तो वो चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी हमारी जो टहली वाले एरिया में दवाई जो है पहुंचनी चाहिए 70, जा रही है यहाँ पर 488। ठीक है, तो ये सोचना पड़ेगा कैसे यहाँ पर कैपिटल के अंदर सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार अलग अलग तरीके से भी यूज किया जाता है। बात की जा रही है क्राउड फंडिंग के बारे में। क्राउड फंडिंग क्या होती है? मान लीजिए कल को जो है आप लोगों में से किसी को इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, मान लीजिए मुझको इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, मैंने पार्टी बनाई SLV, ठीक है, तो SLV एजुकेशन पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, जो लोगों को इंपावर करेगी पॉलिटिक्स के बारे में। तो इसमें मान लीजिए इलेक्शन लड़ना है कल को, तो अगर इलेक्शन लड़ना है तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी? पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ से इकट्ठा करें? तो सब जो है थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करें और एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है, ताकि इलेक्शन लड़े जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सपोर्ट प्रोवाइड करानी है, तो पैसा तो लगता ही है। तो ये क्राउड फंडिंग हो जाती है। ऐसे ही कई बार बात की जाती है कि जो हमारी कंट्री में वोट इलेक्शन लड़े जाते हैं उनके लिए क्राउड फंडिंग इकट्ठी करनी चाहिए और उसी से खर्चा किया जाए। एक्स्ट्रा जो पैसा खर्च किया जाता है फालतू में इलेक्शन में, वो खर्च नहीं होना चाहिए। पर लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्राउड फंडिंग जो है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन बीमार हो गया है, ठीक है, और हम लोग को उसकी हेल्प प्रोवाइड करानी है, तो उसके लिए हेल्प प्रोवाइड कराने वाली बात की जा रही है जनता से पैसा इकट्ठा करके। पर लेकिन इस क्राउड फंडिंग में दिक्कत आ रही है। मान लीजिए आप लोगों को कोई रिलेटिव है, ठीक है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रखा है, तो आप लोगों को उसकी हेल्प करनी है, तो उस टाइम पर क्राउड फंडिंग के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो
तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। पर लेकिन दिक्कत क्या है, जब हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन किया गया था, डीमोनेटाइजेशन करने के बाद में जो एक्ट है इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट, उसके अंदर चेंज लाया गया। बोला गया कि 2 लाख से ज्यादा अगर कोई कैश यहां पर लेकर आता है, ठीक है, तो उसको 100% पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी कि आप लोगों को यहां पर 2 लाख से ज्यादा इस तरीके से पैसे यूज नहीं करने हैं। और दिक्कत क्या आ रही है, पैन कार्ड और आधार कार्ड यूज करने की बात की जाती है। तो अभी ये बोला जा रहा है कि इस जो प्रोविजन था, जो कि सेक्शन 269 ST ऑफ इनकम टैक्स अमेंडमेंट था, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया डिमोनेटाइजेशन के बाद में, तो इसमें बोला जा रहा है कि इसको थोड़ा सा अभी ढीला छोड़ देना चाहिए जब तक यहां पर सिचुएशन नॉर्मल होती है। तो कम से कम 31 मई तक यहां पर सिचुएशन को नॉर्मल कर देना चाहिए, ताकि कई बार देखने को मिलेगा 3-3, 4-4 लाख, 10-10, 12-12 लाख तक पे करने पड़ रहे हैं इलाज कराने के लिए। तो उस टाइम पर कम से कम एक सहूलियत मिल जाएगी। अभी लोगों के पास में पैसा भी है तो भी यहां पर इलाज नहीं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है। तो ये समझने का एक मुद्दा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नसीद के बारे में। तो आप लोगों को पता है मालदीव के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यहाँ पर मोहम्मद नसीद। रिसेंटली अभी बम ब्लास्ट हो तो दिक्कत देखने को मिली, तो अभी रिसेंटली ये ठीक हो रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर ये बैक आएंगे, ये इन सब चीज़ों से लड़ेंगे। तो ये वही कंट्री है जिसके बारे में मैंने आप लोग कई बार बताया भी कि हमारी एम्बेसी में बैठे थे जब यहाँ पर कंट्री में बुरी कंडीशन देखने को मिली थी, जो पॉलिटिकल पार्टी इनकी अपोजिट वाली आ गई थी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये है अपनी कंट्री, ठीक है, ये है मेडागास्कर। अगर आप लोगों को बोलूं तो यहाँ पर आप लोगों को मालदीव देखने को मिलेगा कहीं बीच में, ठीक है। मैं बेस्ट क्वेश्चन ये है कि वो मेडागास्कर के ज्यादा पास में है या हमारी कंट्री के ज्यादा पास में है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने लोकेशन को याद करना स्टार्ट कर दिया तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो क्वेश्चन है, बताइए कि मेडागास्कर के ज्यादा पास में है या फिर हमारी कंट्री के ज्यादा पास में है मालदीव। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर देखिए काफी बुरी कंडीशन कई बार देखने को मिलती है और वही अभी निकल कर आ रही है। अपोजिशन के जो लीडर हैं उनके ऊपर काफी सारे एक अत्याचार किए जा रहे हैं। अगर वो जो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ आवाज उठा रहे हैं तो उसी को लेकर ये बाहर जाने की कोशिश करे तो उनको बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन है उनको रिसेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। अभी अफगानिस्तान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर वो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है जिसका सबको डर था। जैसे यूएस से जाएगा ये सारी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। अभी यहाँ पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 30 के करीब लोगों की जान चलेगी, जो कि एक सोचने वाला मुद्दा है। तो ये कैसे नॉर्मल करना है समझना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए के जाने के बाद में अफगानिस्तान काफी ज्यादा ताकतवर और ज्यादा अलग तरीके से कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है आसपास वाले देशों को, तो वो समझना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने देखा अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए एक कॉन्फ्रेंस भी आपको देखने को मिली, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि वो 9th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस थी, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई, ये आप लोग बताइए। इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। स्कॉटलैंड जो है उसमें प्रो इंडिपेंडेंट जो पार्टी है वो अभी मेजोरिटी यहाँ पर ला रही है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है, स्कॉटलैंड को अगर आप लोग मैप में देखेगा तो ये देखिए, ये स्कॉटलैंड पार्ट है यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन का। तो ये कई बार ये बोलते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर बाहर निकलना है ग्रेट ब्रिटेन से, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम जब आप लोग बोलते हैं तो 4 राज्य को मिलाकर एक किंगडम बनाया जाता है जिसको यूके आप लोग बोलते हैं। तो ये अलग अलग राज्य कई बार अलग अलग होने की मांग करते हैं, जिसमें स्कॉटलैंड काफी लंबे समय से मांग करता है। तो अब यहाँ पर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आ गई है जो कि वो चाहती है कि स्कॉटलैंड को अलग निकाला जाए यहाँ से, किससे, बल्कि यहाँ पर बेसिकली यूके से, क्योंकि ये चाहते थे यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहे, पर लेकिन क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट ये रह नहीं पाए, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल गई। अभी नॉर्थ आयरलैंड का मुद्दा चल रहा है, अभी स्कॉटलैंड का मुद्दा चल गया, तो आने वाले टाइम में मुश्किल ही यहाँ पर शांति देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो देखने वाला बात होगी, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने शाम दाम दंड भेद लगाए उस टाइम पर जब यहाँ पर ये इलेक्शन में थे। तो 3 जो रिपोर्टर हैं, बोला जा रहा है कि उनकी जो पोल कौन भी यहाँ पर सुनी जा रही थी, खासकर जो प्रेसिडेंट जो पोल को कवर कर रहे थे, रशिया से रिलेटेड जो भी अगर बातें चल रही थी तो उन मुद्दों को रोकने की कोशिश की जा रही थी। तो कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, तो देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप फिर से यहाँ पर अभी कटघरे में आ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर सिनोफार्म करके चाइना की दवाई है, वो फर्स्ट चाइनीज दवाई है जिसको एजेंसी के द्वारा नोट दे दी गई है कोविड-19 के लिए, ताकि इसको प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका ने फाइजर को यूज करना स्टार्ट कर दिया है, ये भी यहाँ पर है। और इंडिया को यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 लाख के करीब आईसीयू, ठीक है, इसी के साथ में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में, आईसीयू वेंटिलेटर की, जो कि यहाँ पर हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है भरपूर मात्रा में। तो समझना पड़ेगा कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करना है। ओटीटी की बात की जाती है तो इनको बोलते हैं ओवर द टॉप, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है, जैसे आज के डेट में आप लोग देखते हैं ना, जैसे प्राइम वाली जो भी वीडियोस आप लोग देखते हैं, अलग अलग नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब चीजें, तो वो बोला जाए कि टीवी को काफी जल्दी फेज आउट करने वाले हैं, जितने लार्ज स्केल पर जो चीजें चल रही हैं। और आज के डेट में तो काफी और ये चीजें हो गई हैं, सारी मूवीज भी यहीं पर ही रिलीज हो रही हैं। ये गेम से रिलेटेड न्यूज है हालांकि, पर लेकिन दुखद घटना है, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। 1980s में जो ओलंपिक गेम के गोल्ड विनर थे, ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा। इनकी बात की जा रही है, गोल्ड मेडलिस्ट थे, फॉर्मर इंडियन कोच थे, अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्डी भी थे, जिनका नाम था महाराज
महाराज किशन कौशिक, ठीक है, तो एम के कौशिक के नाम से जानते हैं। तो इनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है, ठीक है। तो एक तो ये दुखद घटना यहाँ पर रविंद्र पाल सिंह, ठीक है, तो इनके द्वारा भी अभी कोविड-19 के चलते अपनी जान जो है वो यहाँ पर अभी ये गवा दी गई है। तो ये भी एक सोचने वाला मुद्दा है कि कितनी सारी कंडीशन अभी बुरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ओलंपिक से रिलेटेड एक प्लेयर है, तो उसके बारे में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा आप लोग याद रखेगा तो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, तो इसके बारे में एक हल्का सा मोटा मोटा आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये बात की जा रही है। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। बाकी इसका जो आंसर है यहाँ पर डी, कई सारे बच्चों के द्वारा सही आंसर दिया जाता है। और ये जो तीनों कमेटी है इनको याद रखिएगा, ये इलेक्शन में रिफॉर्म के लिए कमेटी हमारी कंट्री में लाई गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्शन में रिफॉर्म के लिए कमेटी लाई गई थी हमारी कंट्री में। ये अगर आप लोगों से पूछे इनके बारे में कोई, और ये जो है यहाँ पर ये है बैंकिंग में रिफॉर्म के लिए। अगर आप लोग थोड़ा सा और होमवर्क करना चाहते हैं तो ये बताइएगा ये कमेटी जो है किस किस ईयर में लाई गई। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क भी है, तो संडे भी है, थोड़ा सा टाइम इसको दीजिएगा ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ सके। बाकी सारी पीडीएफ यार आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठे मिल जाती है। कुछ क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूँ, उनके आंसर भी आप लोग जरूर दिया कीजिए, और यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। ट्विटर पर भी एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर फेसबुक पर तो आप पिक्चर शेयर कर देते हो, ट्विटर पर भी, पर लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ना फेसबुक पर है ना ट्विटर पे है, उनके लिए भी शेयर करो। तो ठीक है, कम्युनिटी टैग में भी मैं आप लोगों को पिक्चर शेयर कर दिया करूंगा, तो कम्युनिटी टैग में आप लोग यूट्यूब पर देख लेना अगर कोई आप लोग सोशल मीडिया हैंडल पर नहीं है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, ध्यान रखिए अपना परिवार का, और आज अपनी मम्मी से बात करनी है, खासकर जो बाहर है वो तो जरूर कीजिएगा, और बाकी अपना ध्यान रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।